अब हमको पढ़ना है केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा केंद्रक है जिसको मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रक है और इसकी संरचना के बारे में हमको जानना है। तो ये केंद्रक की संरचना है और ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा, स्पष्ट और महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। मतलब पूरी कोशिका में ये नहीं है तो सब क्या है? बेकार है। जिस तरह से हमारा शरीर में अगर दिमाग ना हो तो सब बेकार है, आदमी कोमा में चला जाएगा। सेम उसी तरीके से केंद्रक जो होता है वह कोशिका का सबसे बड़ा और स्पष्ट दिखने वाला और महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। मतलब पूरी कोशिका में इसका इम्पोर्टेंस अधिक होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? सबसे पहले इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। केंद्रक जो होती है यह एक गोलाकार, सघन और गोल अंडाकार संरचना होती है। सघन होती है मतलब सघन होती है, गोल होती है, अंडाकार होती है। ठीक है, सघन, गोल और अंडाकार संरचना होती है। इसमें इसकी संरचना के बारे में हम जान लें। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो होती है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि दोहरी कला होती है। इसमें जो कला होती है वो क्या होती है? दोहरी होती है, दो कलाओं से बना होता है। और ये जो कला होती है वह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और दोनों कलाओं के बीच परिकेंद्रीय स्थान होता है। ये जो दोनों कलाएं हैं इनके बीच बीच में परिकेंद्रीय स्थान होता है। इनके बीच बीच में छिद्र होते हैं। इन कलाओं के बीच बीच में क्या है? देखो ये एकदम जुटे हुए नहीं है एक में, इनके बीच बीच में ये क्या है? छिद्र है, जगह जगह छिद्र है। ठीक है, इन छिद्र का काम क्या होता है? इन छिद्रों को हम कहते क्या हैं? इन छिद्रों को हम कहते हैं केंद्रकीय छिद्र। क्या कहते हैं? केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इनका व्यास लगभग 400 एंगस्ट्रॉम होता है। इनका व्यास लगभग 400 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ रहे हो? 400 एंगस्ट्रॉम है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है और इनका व्यास 400 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, समझ गए? किसका? इसका मत समझ लेना, ये जो न्यूक्लियस पोर होता है ना इसका। ठीक है, 400 एंगस्ट्रॉम जो होता है इसकी साइज होती है। ठीक है, इसका व्यास होता है। ये केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है, ये जो केंद्रक द्रव्य होता है ये कोशिका के अंदर होते हैं। चूंकि पूर्ण रूप से पैक हो जाएंगे तो कोशिका से इनका संबंध टूट जाएगा। तो इनका मेन काम होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में संबंध बनाए रखना। संबंध को बनाए रखते हैं क्योंकि केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में मटेरियल आ जा सकते हैं और कोशिका द्रव्य से केंद्रक में भी जो मटेरियल है उनका आदान प्रदान होता रहे। केंद्रक कला के अंदर प्रोटीन युक्त तरल भरा होता है। जो केंद्रक कला होती है इसके अंदर प्रोटीन युक्त तरल भरा हुआ होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो ये केंद्रक कला है, ठीक है, इसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल जो छोटे छोटे डॉट लाइन आप पॉइंट से देख रहे हैं ये जो होता है फ्लूइड भरा होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा जिस चीज की होती है वो होता है प्रोटीन और फास्फोरस। क्या होता है? प्रोटीन और फास्फोरस। केंद्रक द्रव्य के अंदर प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका तथा क्रोमेटिन सूत्र भी पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य जो होता है उसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन, केंद्रिका भी होती है और क्रोमेटिन सूत्र भी पाए जाते हैं। इसके अंदर एक और ऐसे आप जो स्ट्रक्चर ऐसे देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और इसके अंदर जो ये धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है
इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन सूत्र भी कहते हैं। केंद्रिका सामान्य रूप से संख्या में एक होती है, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या अधिक हो जाती है, 2 या 3 तक भी हो जाती है। कभी कभी इनकी संख्या क्या हो जाती है? 2 या 3 तक हो जाती है। केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण जो राइबोसोम्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। राइबोसोम्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। भी नहीं पढ़े हैं, अब पढ़िएगा, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। केंद्रिका कोशिका जो होती है, जब विभाजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो उस समय ये क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। संख्या में अधिक होते हैं, लेकिन जब इनका विभाजन होना होता है तो उसके अंदर केवल आपको क्रोमेटिन थ्रेड ही दिखाई देंगे। उस समय वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, लुप्त हो जाते हैं, यानी नष्ट समझ। उसके बाद है क्रोमेटिन सूत्र। क्या है? क्रोमेटिन सूत्र सामान्य अवस्था में ये जाल के रूप में पाए जाते हैं। इसके अंदर आप जाल देख रहे हैं, ऐसे जाल के, है ना, जो सिंपल स्टेज में होती है, सामान्य अवस्था में होती है, तो उनकी संरचना जो होती है जाल के रूप में होती है, ठीक है। और क्रोमेटिन जाल, जिसको क्रोमेटिन जाल के रूप में हम जानते हैं। और इस जाल के रूप में जो गाढ़े कलर का कोई कोई होता है, जो अभिरंजित हो गया होता है, उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। थोड़ा सा उसका थ्रेड मोटा दिखाई देता होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। कंफ्यूज मत होना, ये भी क्रोमेटिन थ्रेड ही होता है, लेकिन क्या होता है? इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए इसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। जो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? यही हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है। और क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं सेल डिवीजन के समय क्या करते हैं? ये कोई बताओ? सेल डिवीजन के समय ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा केंद्रक के कार्य। इसके कार्य क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें।